हेलो गाइस, तो अब हम 20 मिनट के अंदर पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत और कम समन्वय हेतु समन्वय का कार्य करता है। यस, बिंदु दर पॉइंट टू पॉइंट द्रुत कम समय के लिए समन्वय कार्य कौन करता है? तंत्र का तंत्रों द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का नियमन नहीं होने के कारण कोशिक क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए अंतः स्त्रावी तंत्र और तंत्र का तंत्र साथ मिलकर शरीर का कार्यों का समन्वय और कोऑर्डिनेशन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, इनमें कोई प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है, सीधे अपने हार्मोन को खून में डालेंगी और ये नई परिभाषा के अनुसार ये पोषक रसायन होते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, रक्त द्वारा परिसंचय होते हैं और लक्षित अंग पर केवल कार्य करते हैं। अपोषक रसायन है, अंतरकोशिकीय संदेश भाग के रूप में कार्य करते हैं, सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं, रक्त द्वारा परिसंचारित होते हैं, लक्ष्य अंग पर काम करते हैं। अकशेरुकी में नॉन वर्टिब्रेट्स में सरल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जबकि कशेरुकी में जटिल अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। इसमें चित्र देख ले, चित्र में सुनियोजित वाली दी गई है। पीनियल एक साइड है, हाइपोथैलेमस पीयूष आ जाती है, ऊपर थायराइड पैराथायराइड, नीचे थाइमस, इधर अग्नाशय, इधर एड्रिनल, ये अंडाशय मेल की वृषण टेस्टिस है। हाइपोथैलेमस की पोजीशन डायन का आधार भाग अग्र मस्तिष्क के डायन का आधार भाग अग्र मस्तिष्क के डायन के आधार भाग में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। कई तंत्र के स्रावी कोशिकाएं रखता है जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्रावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और निरोधक हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्राव को प्रेरित करती है, दैट्स कॉल्ड मोचक हार्मोन। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन शरीर के विविध कार्यों का नियंत्रण करता है। निरोधी हार्मोन वो होता है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकता है, दैट्स अ सोमेटोस्टेटिन। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्शिका नामक गुहा में स्थित है, जिसे सेला टर्शिका कहते हैं। जो पीयूष ग्रंथि है वो एक बौनी गुहा में स्थित होती है, सेला टर्शिका नामक बौनी गुहा में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथ द्वारा जुड़ी होती है, स्टाक। हाइपोथैलेमस इसके दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस, जैसे पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड सेकेंडरी पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस अग्र पीयूष ग्रंथि में होती है। मनुष्य में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टालिस में समाहित हो जाती है, जबकि पार्स नर्वोसा है पश्च पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमिक हार्मोन संग्रह श्रवण करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथ द्वारा जुड़ी हार्मोन एक्सोन द्वारा परिवहन होता है। सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण में कौन होती है? पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा सीधे तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। और पार्स डिस्टालिस ये इसमें निवाहिका तंत्र पाया जाता है, निवाहिका तंत्र द्वारा जुड़ी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस निकालती है, मतलब पार्ट्स नर्वोसा निकालती है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, तो उनके संकुचन को प्रेरित करता है। प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के तीव्र संकुचन को प्रेरित करता है, तथा इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन मुख्य रूप से वृक्क पर कार्य करता है। यह वृक्क पर कार्य करके डायूरेसिस को रोकता है, अतः इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। नेफ्रॉन की डीसीटी पर काम करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन को प्रेरित करता है, डीसीटी पे काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं वैसोप्रेसिन को। अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो ग्रोथ हार्मोन निकालता है। प्रोलैक्टिन इस संग्रंथि पर कार्य करता है, दूध को निष्कासित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर काम करता है। मेलानोसाइट एमएसएच पार्स इंटरमीडिएट द्वारा स्रावित होता है, मेलानोसाइट पर कार्य करता है। त्वचा की वर्णकता पर नियमन करता है। एफएसएच और एलएच। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे काम करता है, एलएच लीडिंग सेल्स पे काम करता है। मादा में अंडाशय पट्टिकाओं में वृद्धि और परिवर्तन को प्रेरित करता है। एफएसएच एंड्रोजन सुक्रोजन को नियंत्रण करता है। सिंपल है, पढ़ ले। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि एवं विकास एवं परिधीय अंतःस्रावी तंत्रिकाओं को नियमित करता है। सिंपल अब पढ़ेंगे हम पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है? अग्र मस्तिष्क के डॉर्सल साइड में। अग्र मस्तिष्क के डॉर्सल साइड में पीनियल की पोजीशन होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिन यह 24 घंटे की रिदमिसिटी को बनाए रखता है, सोने जागने के चक्र को बनाए रखता है, शरीर के तापमान नियमन, उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। तो इसके 4 काम हैं, ठीक है, याद है, सिंपल है। उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता, शरीर के ताप का नियमन, सोने जागने का चक्र, 24 घंटे की रिदमिसिटी। पैराथायराइड जो होते हैं, 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड के पश्च भाग में पाई जाती हैं।
थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉयड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन और टीसी शरीर में कैल्शियम के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम समस्थापन कहते हैं। पैराथार्मोन हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, टीसीटी हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन होता है। कैल्शियम बढ़ाएगा कौन? पैराथार्मोन हार्मोन। कैसे बढ़ाएगा? किडनी से, अस्थियों से, बचे हुए भोजन से। सिंपल है। थायराइड की पोजीशन, थायराइड दो पालियों की बनी होती है, श्वास नली के ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होती हैं। संयोजी ऊतक से पतले पल्लेनुमा स्थमक से जुड़ी हुई होती हैं। थायराइड ग्रंथि बनी होती है भरण ऊतक होता है, फॉलिकुलर पार्ट होता है। फॉलिकुलर पार्ट होता है वो थायरॉक्सिन पुटक थायरॉक्सिन निकालता है, थायरोकैल्सी। जो भरण ऊतक होता है ना, वो थायरोकैल्सिटोनिन निकालता है, जो कि कैल्शियम बनाता है। तो भरण ऊतक निकाला है थायरोकैल्शियम, थायरोकैल्सिटोनिन। भरण ऊतक निकालना है थायरोकैल्सिटोनिन। भरण ऊतक क्या निकालना है? थायरोकैल्सिटोनिन निकालता है, जो कि कैल्शियम स्तर का नियमन करते हैं। जबकि पुटकीय हार्मोन होगा वो आईडी निकालेगा, जिसमें T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। T4 इज थायरोक्सिन। ओके, कौन सा? T4 इज थायरोक्सिन। और काम क्या होते हैं? आधारी बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाए रखता है। आरबीसी फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय द्वारा का नियमन करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, केंद्रीय तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए एप्लीकेशन को प्रेरित करता है। कोश का विभाजन वृद्धि करता है। मासिक चक्र को उत्पन्न करता है। कोश का विभाजन डीएनए एप्लीकेशन को प्रेरित करता है। सीएनएस को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का नियमन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय का नियमन, एरिथ्रोपोइसिस। एक्सोथैलेमोगोइटर। अब अति कम अगर थायराइड हो जाए तो गलगंड हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, बक। अगर कम ज़्यादा थायराइड हो जाए तो एक्सोथैलेमोगोइटर हो जाए, ग्रेव्स डिसीज जिसे बोलते हैं। पढ़ ले। अब करेंगे थाइमस। थाइमस पालित संरचना होती है फेफड़ों के बीच में, स्टर्नम के नीचे, अरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। स्टर्नम के नीचे, अरोटा के वेंट्रल साइड में। ओके, ध्यान रखना, लिख के देख लो, बहुत इजी है। पालित संरचना होती है फेफड़ों के बीच में, स्टर्नम के नीचे, अरोटा के वेंट्रल साइड में स्थित होती है। पालित संरचना फेफड़ों के बीच में, स्टर्नम के नीचे, अरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। थायमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन को स्रावित करते हैं। टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि कोशिका माध्य प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा के उत्पादन को प्रेरित कर ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। वृद्ध व्यक्तियों में थायमस का अपघटन होता है। थायमोसिन का उत्पादन घट जाता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एक जोड़ी वृक्क के अग्रभाग में स्थित होती है। ग्लोमेरुलर एल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ओके, जीएफआर। ओके, बार टू अंदर की ओर। मिनरल कॉर्टिकॉइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल निकालती है, रेटिकुलर सेक्स हार्मोन। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो होती है वो सोडियम और जल को डीसीटी द्वारा रियोजर कराएगी। मिनरल्स इसमें ज़्यादातर, सारे मिनरल्स इसमें रहता है। पराग श्रेणी रक्त दाब बनाए रखता है। इसकी कमी से एडिशंस हो जाता है। ग्लूकोनियोजेसिस बहुत ज़रूरी है, कॉर्टिसोल वाला बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रख लो। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। ग्लूकोनियोजेनेसिस का वसा अपघटन प्रोटीन को प्रेरित करता है, मतलब ग्लूकोज उत्पन्न करेगा। अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित कर देगा, ताकि सेल्स अमीनो एसिड प्रयोग ना कर पाए, तो उसको अवरुद्ध करेगा। हृदय संबंधन तंत्र को उत्तेजित करेगा, रक्त बीपी बढ़ा देगा, जीएफआर बढ़ा देगा, कॉर्टिसोल यही कर देगा। आरबीसी फॉर्मेशन तो करता ही है। प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, मतलब एंटी इन्फ्लामेशन रिएक्शन। और एंटी इन्फ्लामेशन रिएक्शन इम्यूनोसप्रेसर के रूप में काम करता है। लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। आरबीसी फॉर्मेशन को प्रेरित करेगा, इम्यूनोसप्रेसर की काम करेगा, एंटी इन्फ्लामेशन रिएक्शन में काम करेगा, जीएफआर बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, अमीनो एसिड सेल ना ले पाए उसको काम कर देगा। अब बात करेंगे मेडुला। मेडुला जो होता है केंद्र में स्थित होता है, और इससे कैटेकोलामाइंस निकलते हैं, उससे कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, इससे निकलते हैं कैटेकोलामाइंस। एड्रिनल, नॉर एड्रिनल, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आपातकाल हार्मोन, युद्ध फाइट एंड फियर हार्मोन। ये हार्मोन किसी भी प्रकार के दबाव स्थिति में तेजी से निकलते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोकटे खड़े करना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। हृदय संकुचन की क्षमता और हृदय दर को बढ़ाते हैं, श्वसन दर को बढ़ाते हैं,
मतलब भाई अगर तेरे पीछे शेर पड़ गया तो क्या क्या होगा, तो ये सब होगा। इसमें पुतलियों का फैलाव है, रोकते खड़े पसीना आना। ग्लाइकोजन को विखंडन द्वारा रक्त ग्लूकोज स्तर को बढ़ाते हैं। लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करता है, लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करता है। अग्नाशय संयुक्त और मिश्रित ग्रंथि विषमस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन जो होता है लैंगरहंस के द्वीप होते हैं, इससे 10 से 20 लाख लैंगरहंस के द्वीप होते हैं। इसमें 1 से 2% तो 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स और बीटा सेल। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज करती हैं, इसमें हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये 2 सेल्स पे काम करते हैं, ये हमारे सिर्फ लिवर पे काम करेगी। अल्फा ओनली लिवर पे काम करेगी। हेपेटोसाइट सेल पर कार्य करती हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करते हैं, ग्लाइकोजन का विखंडन। ग्लूकोज कोशिकाएं ग्लूकोज ना लें और रक्त में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, दैट्स अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन इज ग्लूकागॉन। किस पे काम करेगा? हेपेटोसाइट सेल पे काम करेगा बस। बीटा सेल्स जो होती हैं दैट्स अ इंसुलिन दैट्स हेल्प ऑन अ एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट। मसल्स और लिवर दोनों पे काम करेगा, इंसुलिन दोनों पे काम करता है, दैट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकोज स्तर को घटा देगा हमारी बॉडी में। सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा लें। रक्त से ग्लूकोज की तीव्रता हेपेटोसाइट एडिपोसाइट जाने को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजीनेसिस को उत्प्रेरित करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करा देगा। हृदय बीपी इंक्रीज कर देगा, हृदय के आलंद की भित्ति द्वारा। एनएफ कब आता है? वही सब पता है तुझे, इसका फारक होता है, बीपी कम करने का आता है। जब एनएफ आएगा तो क्या करेगा? बीपी कम कर देगा, तब मतलब बीपी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और जीएफआर किडनी होती है, जेजी सेल्स होती हैं, जेजी सेल्स सब्सट्रेट और डीसीटी से मिलकर बनी होती हैं। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन करेगा, एरिथ्रोपोएटिन रेड बोन मैरो पर काम करता है और आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करता है। जननांग प्राथमिक लैंगिक अंग होती हैं, दोहरा कार्य करती हैं, यौगिकों का उत्पादन करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। टेस्टिस जो होता है वो यौगिकों का उत्पादन करता है, स्क्रोटम में होता है, इसमें एंड्रोजन निकालता है। एंड्रोजन के क्या क्या काम होते हैं एक बार पढ़ ले, बहुत सिंपल है। नर के द्वितीयक लैंगिक अंगों का परिवर्धन, पेशीय वृद्धि को उत्तेजित करता है, सब सिंपल है, पढ़ ले। लिबिडो आरबीसी फॉर्मेशन करेगा। अंडाशय में एक जोड़ी अदरगुआ में एस्ट्रोजन क्या क्या करेगा, सब पता है। प्रोजेस्टेरोन क्या क्या करेगा। चक्रीय एमपी कैल्शियम +2 IP3 संविदेश भाग बनाएगा। इधर आइडोथायरोनिन कौन होता है? आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन होता है। अमीनो एसिड का व्युत्पन्न एपिनेफ्रिन होता है, बहुत बार पूछा गया ये। अमीनो एसिड का व्युत्पन्न एपिनेफ्रिन होता है। आइडोथायरोनिन T3 T4। प्रोटीन हार्मोन इज सिंपल है, हो गया। और यहाँ पे गैस्ट्रिन, मुझे सीसी के याद है, सीसी के पीजी पैनक्रिएटिक और गाल ब्लेडर पर काम करेगा, पीजी। जीआईपी तो रोक देता है। अब जो सिक्रेटिन होगा वो बाह्य अग्नाशय पे काम करेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रेरित करेगा। और एसियल पेप्सिनोजन गैस्ट्रिन सिक्रेटिन बाहरी अग्नाशय पे काम करेगा, अग्नाशय के बाहर काम करेगा। किसके बाहर काम करेगा? अग्नाशय के बाहर काम करेगा, सीसी के पीजी में, हो गया। कई ऐसे हार्मोन में, कोई ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं जो एंडोक्राइन नहीं है लेकिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, उन्हें हम वृद्धि कारक हार्मोन बोलते हैं। कंप्लीट होता है। थैंक यू।